आज हम साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विकास एशिया अफ्रीका के विशेष संदर्भ में, मतलब साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद क्या है, इसका किस प्रकार से विकास हुआ और नवीन साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद का हमने पूर्व में देखा कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के कारण जब सामान को खपाने के लिए नए नए उपनिवेश स्थापित किए गए और इसकी होड़ लगी, और जिसके कारण अन्य देशों पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने की अनुमति मांगी गई, और बाद में जाकर ये देश जिन्होंने अनुमति दी वो ही उपनिवेश बन गए। और इस प्रकार से फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली इन्होंने और इंग्लैंड, अंग्रेज इन्होंने फिर अपना एक तरह से स्थायी रूप से राजनीतिक रूप से अधिकार स्थापित कर लिया गया, और इसके बाद निरंतर इसमें वृद्धि होती गई और एक तरह से यूरोप में होड़ सी लग गई कि नए उपनिवेश और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने में, और नवीन क्षेत्रों में जिसमें अफ्रीका महाद्वीप में यही यूरोपीय शक्तियाँ अपना साम्राज्य का विस्तार करती हैं। तो इसी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। साम्राज्यवाद का नया रूप। साम्राज्यवाद का नया रूप 1870 ईस्वी के बाद यूरोप में नए साम्राज्यवाद का विकास हुआ। पुराने साम्राज्यवाद का मुख्य आधार वाणिज्यवाद था। क्या था? वाणिज्यवाद। व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना और चांदी प्राप्त करने की नीति वाणिज्यवाद कहलाती है। क्या कहलाती है? सोना और चांदी प्राप्त करने की नीति वाणिज्यवाद कहलाती है, किंतु मुक्त व्यापार के सिद्धांत के कारण 18वीं सदी के अंत तक वाणिज्यवादी पद्धति का अंत होने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में नवीन साम्राज्यवाद का आर्थिक राजनीतिक स्वरूप विश्व के सामने आया। तो वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिलता है, लेकिन मुक्त व्यापार के सिद्धांत के कारण 18वीं सदी के अंत तक वाणिज्यवाद पद्धति का अंत होने लगा, और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में नवीन साम्राज्यवाद का आर्थिक राजनीतिक स्वरूप विश्व के सामने आया, यानी इसको बढ़ावा मिला। इसके बाद नए साम्राज्यवाद के विकास के क्या क्या कारण थे, क्यों इसको बढ़ावा मिला नए साम्राज्यवाद को? उसके कारण हैं आर्थिक कारण, जनसंख्या में वृद्धि, राजनीतिक कारण, साहसिक व्यक्तियों का योगदान, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, एशिया में साम्राज्यवाद का नया रूप, सुदूर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया, ये इसके कारण है। तो पहला कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में 1870 ईस्वी तक तथा इसके बाद यूरोपीय राज्यों में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास हुआ, मतलब औद्योगिक स्थापना करने की होड़ सी लग गई, क्योंकि इससे लाभ भी था, जनता की समस्याओं का निपटारा हो रहा था आर्थिक रूप से, तो उत्पादन बढ़ा। इसलिए बड़े बड़े बैंकर और व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ मिलकर उपनिवेश स्थापित करने की मांग भी बढ़ी, क्योंकि उत्पादन तो बढ़ा और उसका कंज्यूम नहीं हो पा रहा था, और उसको बेचकर, जो प्रोडक्ट है उनको बेचकर किसी भी प्रकार से मुनाफा कमाया जाए, और बेचने के लिए नई बस्तियां बसाना भी जरूरी, नए क्षेत्रों की खोज करना जरूरी। इसीलिए इस नए साम्राज्यवाद का विकास को बढ़ावा मिलता है, और ये यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं, ब्रिटेन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली
तो ये नए नए क्षेत्रों की खोज करती हैं। इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि भी नए साम्राज्यवाद का एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो उसकी मांग बढ़ी तो क्षेत्र की आवश्यकता ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त आर्थिक समस्याओं को दूर करना भी उनकी समस्या। तो इसके कारण जनसंख्या की वृद्धि के कारण लोगों एक राष्ट्रीयता की भावना ने भी इस बात को बढ़ावा दिया कि लोग ये समझने लगे कि अधिक से अधिक देश आकार में बड़ा हो या उनका एक उपनिवेश हो, उनका साम्राज्य विस्तार हो, जिससे कि उनकी शक्ति में वृद्धि हो। लेकिन 1880 और 1914 ईस्वी के बीच यूरोप की आबादी बढ़कर 45 करोड़ हो गई थी और आबादी का बढ़ना भी नए साम्राज्यवाद का एक कारण माना जा सकता है। राजनीतिक कारण, वस्तुतः राजनीतिक और आर्थिक उद्योग के संयुक्त प्रभाव के कारण ही नए साम्राज्यवाद का विकास हुआ। अब राजनीतिक और आर्थिक उद्योग के संयुक्त प्रभाव के कारण तो जितने भी यूरोपीय शक्तियां थी, पहले उन्होंने अन्य देशों में जाकर यही कहा कि हमें केवल व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और इससे आपको भी लाभ है, क्योंकि जो तैयार माल है वो सस्ते दामों पर लोगों को प्राप्त हो जाएगा और लोगों की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी। लेकिन इसके पीछे उनका राजनीतिक स्वार्थ भी छिपा हुआ था। जब उन्होंने जो भी उनके उपनिवेश थे वहाँ की राजनीतिक कमजोरियों को जब समझ लिया तो वहाँ पर राजनीतिक रूप से भी अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो राजनीतिक कारण ये थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि आर्थिक लाभ अगर अच्छी तरीके से प्राप्त करना है, लेना है, तो राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करना अति आवश्यक है, जैसा कि भारत में देखने को मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप इसी तरीके से। साहसिक व्यक्तियों का योगदान। साहसिक व्यक्तियों का मतलब जो खोजकर्ता, जो अपने उपनिवेशों मतलब अपने नए क्षेत्र को खोजने के लिए अपने देश से निकले। साहसिक व्यक्तियों तथा खोजकर्ताओं के कार्यों से भी औपनिवेशिक विस्तार को बल मिला। जैसे मान लो इंग्लैंड, अंग्रेज, यदि इंग्लैंड से कोई खोजकर्ता निकला और उसने नया क्षेत्र खोज लिया तो फ्रांस में ये हलचल पैदा हो गई कि वो पीछे कैसे। फिर पुर्तगाल में भी हलचल ये पैदा हुई कि वो पीछे कैसे। जर्मनी, स्पेन, अनेक देशों में, स्विट्जरलैंड, तो इनमें क्या है, कंपटीशन बढ़ता गया कि हम भी धरती पर कोई नया क्षेत्र खोजें और वहाँ पर अपने जो उद्योगों में उत्पादित माल है उसको खपाएं और बाद में वहाँ की अगर राजनीतिक स्थिति कमज़ोर है, शासन व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, तो वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करें। इसके बाद ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। अब ईसाई जो पादरी थे वो ये भी इच्छा रख रहे थे कि उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो उन्होंने जो उनके उपनिवेश स्थापित हुए, साम्राज्य विस्तार हुआ, तो वहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारकों को भेज दिया गया। ये इस उद्देश्य से कि यदि लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे तो उनकी विचारधारा अंग्रेजों जैसी हो जाएगी और इससे उनका जो आर्थिक और राजनीतिक लाभ है वह भी सिद्ध होगा। तो इस प्रकार ये धर्म प्रचार की भावना ने भी नए साम्राज्यवाद के विकास में योगदान दिया। फिर है एशिया में साम्राज्यवाद का नया रूप। तो अंग्रेजों ने भारत में आधिपत्य स्थापित कर बर्मा, तिब्बत, हिंद चीन, सिक्किम में अपना प्रभाव स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने यही नीति अपनाई कि धीरे धीरे अपने प्रयास जारी रखें। यदि विद्रोह की स्थिति पैदा हो तो पीछे हट जाए और यदि वहाँ की कमजोरियों का लाभ उठाकर अपना आधिपत्य स्थापित करें तो इसमें क्या बुराई। तो ऐसा ही उन्होंने किया और धीरे धीरे भारत में भी यही रूप देखने को मिलता है कि पहले राजा भारतीय राजाओं के साथ उन्होंने संधियाँ कर ली, उसके बाद देखा तो मतलब शत्रु से शत्रु को लड़ाकर अपना उद्देश्य पूरा किया। दक्षिण भारत से पूर्वी भारत और पूर्वी भारत से मध्य भारत
इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के बाद भारत में कोई शक्ति अंग्रेजों को चुनौती देने वाली नहीं बची थी और उनका काम अहमद शाह अब्दाली ने आसानी कर दिया था। तो इस प्रकार हिंद चीन में अफीम का विशेष रूप से प्रभाव बढ़ाकर उधर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया, सिक्किम और आदि क्षेत्रों और बर्मा में भी अपना प्रभाव स्थापित किया। सुदूर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व में चीन और जापान लंबे समय तक यूरोपीय साम्राज्यवाद से बचे रहे थे। मतलब चीन और जापान काफी मतलब इससे सुरक्षित थे, लेकिन परंतु अफीम के युद्धों ने चीन की निर्भरता को उजागर कर दिया। तो अंग्रेजों ने चीन में खास तौर से अफीम को महत्व दिया और अफीम का ऐसा मतलब वहाँ पर ये चलन किया कि चीनी लोग अफीम के शौकीन हो गए और अफीम के जो युद्ध ने चीन की जो मजबूती थी उसको निर्बलता में कन्वर्ट कर दिया और चीन एक तरह से गुलाम बन गया। तो इसके बाद देखते हैं अफ्रीका में साम्राज्यवाद की विशेषताएं। अफ्रीका में साम्राज्य विशेषताओं में अफ्रीका को अंधकार में महाद्वीप कहा जाता था और 1850 से 1890 के बीच साहसी खोजकर्ताओं ने अफ्रीका के आंतरिक प्रदेशों की जानकारी प्राप्त की। पहले कोई नहीं जानता था कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ और कैसा है, लेकिन जब साहसी खोजकर्ताओं ने उसकी जानकारी प्राप्त की तो इसके बाद क्या हुआ कि आंतरिक प्रदेशों की जानकारी प्राप्त करने फलस्वरूप फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम आदि देश अफ्रीका के विभिन्न भागों में छीना झपटी करने में शामिल हो गए, क्योंकि धीरे धीरे यूरोपीय देशों को पता लगने लगा कि अफ्रीका तो बहुत बड़ा क्षेत्र है अफ्रीका, तो उसमें अपने भी स्वार्थ सिद्ध किया जाए आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो इनमें छीना झपटी प्रारंभ हो गई। अफ्रीका के विभिन्न भागों में छीना झपटी में शामिल हुए 40 वर्ष में अबिसिनिया और लाइबेरिया को छोड़कर संपूर्ण अफ्रीका में यूरोपीय राज्यों द्वारा अपने आपस में बांट लिया गया। तो 40 वर्ष में सिर्फ अबिसिनिया और लाइबेरिया ही बचे थे, बाकी संपूर्ण अफ्रीका में यूरोपीय राज्यों द्वारा आपस में बंटवारा कर लिया गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो यूरोपीय शक्तियां हैं और उनके खोजकर्ता हैं किस प्रकार से अफ्रीका में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल होते हैं। अफ्रीका की खोज कुछ साहसी खोजकर्ताओं ने अपने बाधाओं का सामना करते हुए अनेक अफ्रीका के आंतरिक भागों की जानकारी भी प्राप्त करनी थी, मतलब वहाँ भौगोलिक स्थिति कैसी है। इस संबंध में लिविंगस्टन, स्टैनली, बेकर, स्प्रीट, ग्रांड, बार्थ, बोवेल ने अफ्रीका के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो ये जो साहसी नाविक थे लिविंगस्टन, स्टैनली, बेकर, स्प्रीट, ग्रांड, बार्थ, बोवेल, इन्होंने अफ्रीका के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ उठाया। इसके बाद अफ्रीका का बंटवारा। अफ्रीका का बंटवारा यूरोपीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। 1876 ईस्वी में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका अध्ययन लियोपोल्ड स्वयं बना और इसके बाद प्रत्येक देश अफ्रीका में अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश हथियाने का प्रयास शुरू कर देता है। तो इसमें क्या था, लियोपोल्ड की चालाकी थी और उसके प्रयासों से और इसके बाद जो और देश थे वो अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर देते हैं। कांगो की लूट खसोट लियोपोल्ड को देखते हुए फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन कांगो की लूट खसोट में शामिल हो गए, क्योंकि लियोपोल्ड का जो हौसला देखते हुए इंग्लैंड, फ्रांस पीछे नहीं रहे और बहुत से क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बर्लिन सम्मेलन 1884 ईस्वी में बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड को छोड़कर सभी यूरोपीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने तथा अमेरिका के प्रतिनिधि ने भी
भाग लिया था। 1884 ईस्वी में जो बर्लिन सम्मेलन हुआ उसमें स्विट्जरलैंड ने सिर्फ भाग नहीं लिया, बाकी अमेरिका के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। और सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने एक साधारण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जिसे बर्लिन एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस पर हस्ताक्षर किए जिस अधिनियम पर उसे बर्लिन एक्ट कहते हैं। नंबर 1 नाइजर। इस बर्लिन एक्ट में क्या बातें रखी गई और क्या शर्तें थी? नंबर 1 नाइजर नदी के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इसके उत्तरी भाग पर ब्रिटेन का और निचले भाग पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। नंबर 2 कांगो नदी के यातायात के संबंध में नियमों के लिए एक आयोग बनाए जाने की बात की गई। तो बर्लिन सम्मेलन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी एक नए साम्राज्यवाद के विकास में योगदान देता है। अरबी भाषा का राष्ट्रीय आंदोलन। तो मिस्र में अरबी भाषा के प्रयास से एक नवीन जागृति उत्पन्न हुई और ब्रिटेन ने इस नवीन जागृति को कुचलने का प्रयास किया। और जो अरबी भाषा की जो आंदोलन चल रहा था उससे ब्रिटेन प्रसन्न नहीं था। फ्रांस के मना और ब्रिटेन ने यह भी कहा कि फ्रांस भी उसमें सहयोग करे, लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया। तो ब्रिटेन ने अकेले ही अरबी भाषा के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। तेल अल कबीर के युद्ध में अरबी भाषा बुरी तरह पराजित हुआ। इस प्रकार 1882 ईस्वी में मिस्र के शासन पर ब्रिटेन का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इंग्लैंड ने अकेले ही अपना आधिपत्य स्थापित किया और अरबी भाषा के आंदोलन को कुचलने में वह सफल रहा। सूडान की समस्या। सूडान मिस्र के अधीन था और मिस्र पर अधिकार हो जाने के बाद सूडान पर अधिकार होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि मिस्र ये अरबी भाषा कहाँ संबंध रखता है? मिस्र। और मिस्र पर अधिकार किसका हो गया? इंग्लैंड का। और सूडान मिस्र के अधीन था। तो जब मिस्र पर अधिकार अंग्रेजों का हो गया तो सूडान पर भी अधिकार होना स्वाभाविक ही था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1881 ईस्वी में मोहम्मद अहमद नामक व्यक्ति के नेतृत्व में सूडानियों ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और किंतु 1898 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार से अपना अधिकार स्थापित किया, यानी विजय प्राप्त की, यानी सूडान पर भी अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। फैसोदा की घटना। फैसोदा पर इंग्लैंड और फ्रांस ये क्षेत्र है, इसमें क्या है, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन बाद में ब्रिटेन का फैसोदा पर अधिकार हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका। 1652 ईस्वी में डचों ने दक्षिण अफ्रीका में केप कॉलोनी की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में बसने वालों को बोअर कहा जाता था। बोअर कहा जाता था। वे अंग्रेजों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो अंग्रेजों के अंदर भी ये बात घर करती गई कि वो भी केप कॉलोनी में अपना निवास बनाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1815 में अंग्रेजों ने भी केप कॉलोनी में बसना शुरू कर दिया, और जिससे संघर्ष आपस में प्रारंभ हो गया और संघर्ष में स्थिति में उनमें आपस में युद्ध भी हुए। लेकिन 1902 में दोनों के बीच में संधि हो गई। किसमें? दक्षिण अफ्रीका को लेकर, केप कॉलोनी को लेकर डचों और अंग्रेजों में जो संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद वो आपस में संधि कर लेते हैं। अफ्रीका में फ्रांसीसी साम्राज्य। फ्रांस ने धीरे धीरे अफ्रीका के बहुत से क्षेत्र पर अधिकार किया और 1847 ईस्वी में अल्जीरिया पर अधिकार, और 1881 में ट्यूनीशिया पर अधिकार, और 1896 ईस्वी में मेडागास्कर पर अधिकार करने में फ्रांस सफल रहा, और इस प्रकार फ्रांस की स्थिति मजबूत हो गई। तो कहाँ का पर अधिकार है? 1847 में अल्जीरिया, 1881 में ट्यूनीशिया और 1896 में मेडागास्कर पर अधिकार करने में फ्रांस सफल रहा। और इंग्लैंड के
साथ साथ फ्रांस को की भी स्थिति मजबूत होती गई। जर्मन उपनिवेश, अब जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी में जैसे बिस्मार्क, पहले वह इस प्रकार के उपनिवेशवाद में ज़्यादा रुचि नहीं रख रहा था, लेकिन बिस्मार्क ने 1884 से 1890 के मध्य उसने अफ्रीका में टोगोलैंड, कैमरून, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया। युद्ध भी उसे नहीं करना पड़ा, यानी बिस्मार्क को बिना युद्ध किए ही 1884 से 1890 के मध्य उसने अफ्रीका में टोगोलैंड और कैमरून, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया बिना किसी जान माल के हानि के। इसके बाद इटली का साम्राज्य, अडोवा के युद्ध में परास्त होने के बाद, मतलब इटली को अडोवा के युद्ध में असफलता हाथ लगी, लेकिन बाद में इटली ने भी ट्रिपोली उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार इटली को भी सफलता प्राप्त हुई अफ्रीका में। इस प्रकार नेक्स्ट पुर्तगाल अंगोला, पूर्वी तट पर मोजाम्बिक, गिनी तट पर अधिकार करने में सफल रहा। तो यहाँ देखने को मिल रहा है किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियाँ अपना अफ्रीका में क्षेत्र अधिपत्य करने में लगी हुई हैं। तो पुर्तगाल अंगोला, पूर्वी तट पर मोजाम्बिक, गिनी तट पर अधिकार करने में सफल रहा। स्पेन, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कुछ प्रदेश स्पेन को भी प्राप्त हुए और जिब्राल्टर में उसे अपने पैर रखने का भी स्थान प्राप्त हुआ स्पेन को। तो इस प्रकार हम देखा कि किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियाँ अपना साम्राज्य विस्तार और अपने उपनिवेश और नए साम्राज्य नीति के अंतर्गत अपना प्रभाव बढ़ाती हुई काफ़ी क्षेत्र पर अपना अधिकार करती हैं। तो आज हमने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विकास एशिया अफ्रीका के विशेष संदर्भ के अंतर्गत हमने साम्राज्यवाद का नया रूप, नए साम्राज्यवाद के विकास के कारण में आर्थिक कारण, जनसंख्या की वृद्धि, राजनीतिक कारण, साहसिक व्यक्तियों का योगदान, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, एशिया में साम्राज्यवाद का नया रूप, सुदूर पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया। इसके बाद अफ्रीका में साम्राज्यवाद की विशेषताएं समझी। इसमें यही था कि सभी जो यूरोपीय शक्तियों में चीना जबरी प्रारंभ हुई। अफ्रीका की खोज नाविकों के द्वारा, शासी नाविकों के द्वारा, और जिन्होंने आंतरिक भारत की जानकारी प्राप्त की, जो खोजकर्ता थे उनके द्वारा अफ्रीका का बंटवारा किस प्रकार से होने लगता है और इसमें लियोपोल्ड की क्या भूमिका रही। कांगो की लूट खसोट हुई जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस पीछे नहीं रहे। इसके बाद बर्लिन सम्मेलन, जो बर्लिन एक्ट, जिसमें क्या बातें की गई 1884 ईस्वी में। अरबी पाशा का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें अरबी पाशा पराजित होते हैं और इंग्लैंड का अधिकार स्थापित होता है। सूडान की समस्या, इसमें भी जो मोहम्मद अहमद नामक व्यक्ति था उसने के नेतृत्व में जो विद्रोह किया सूडानियों ने, उसको भी कुचलने में अंग्रेज सफल होते हैं और 1800 से 98 उनका अधिकार हो जाता। फैसोदा की घटना, यहाँ पर भी ब्रिटेन का अधिकार। दक्षिण अफ्रीका में जो केप कॉलोनी की घटना थी उसमें अंग्रेज भी कूद पड़ते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाद में 1902 में डच और अंग्रेजों के मध्य क्या हो जाता है, संधि। अफ्रीका में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित होना, और फ्रांसीसी साम्राज्य में 1847 में अल्जीरिया, 1881 में ट्यूनीशिया, 1896 में मेडागास्कर पर उनका अधिकार। और जर्मन उपनिवेश में बिस्मार्क 1884 से 1890 के मध्य अफ्रीका में टोगोलैंड, कैमरून, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पर अधिकार करने में सफल होता है। और इटली का साम्राज्य देखें तो अडोवा के युद्ध में तो पराजित तो होता है, लेकिन इटली ट्रिपोली और उसके आसपास के प्रदेशों पर अधिकार करने में सफल हो जाता है। पुर्तगाल देखें तो पुर्तगाल अंगोला, पूर्वी तट, मोजाम्बिक, गिनी तट पर अधिकार करने में सफल, और स्पेन अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर कुछ प्रदेश प्राप्त करने में सफल, और जिब्राल्टर में उसको पैर रखने की जगह मिल जाती है। तो आज हमने नए साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के विकास को विस्तार से जाना। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे नए विषय को लेकर। ओके।